हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत, ढेर सारा स्वागत, वेरी वार्म वेलकम। 19th ऑफ अक्टूबर और देश दुनिया में क्या क्या घटा ये सब हम जानेंगे अपने इस सेशन में। वेरी वार्म वेलकम गाइस, आइए शुरू करते हैं। देखो जी, तो अरे एक बात तो बताना भूल ही गए, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको मिलेंगी। और कल रात में हमने एक इवेंट किया था रात्रि 8 बजे यहीं पर एसएससी लैब पर ही, उसका नाम था हल्ला बोल। उस हल्ला बोल में आप लोगों के लिए भी कुछ बहुत ही प्यारी चीजें हैं। जरूर से देखिएगा, आप में से हर व्यक्ति को वो बहुत पसंद आएगा। स्पेशली जो हमारे एसएससी के हमारे प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं हैं, तो आप लोगों से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, तो ये हम लोग कल मतलब कल जो हमने इवेंट किया था वो स्पेशली आप लोगों के लिए था। ठीक है जी। एंड ऑल्सो कल माने संडे को हम लोग लाइव इवेंट करेंगे, वही जो वीकली करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं, तो वो लाइव इवेंट होगा। तो उसको जरूर 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 से अटेंड करना। का टाइम वही रहेगा, दोपहर 12 बजे। उसको हम लोग संडे को जो हम लोग लाइव करते हैं ना, पूरे हफ्ते का रिवीजन वो लाइव ही करेंगे। सब लोग जुड़िएगा, मजा आएगा। ठीक है, आओ। देखो भाई, अभी भारतीय रेलवे ने क्या किया, एक बदलाव किया। भारतीय रेलवे ने बोला देखो ऐसा है, अभी तक जो हमको टिकट बुक कराने के लिए 120 दिन मिलते थे, मतलब प्रायर बुक कराने के। जैसे मान लीजिए अगर आपको जो आपकी जर्नी डेट है, जिस दिन आपको ट्रैवल करना है, उसके 120 दिन पहले आप टिकट अपना करवा सकते थे, रिजर्वेशन करवा सकते थे। इस कारण से प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक तो बहुत ज्यादा सीट्स ब्लॉक हो जाती थी और अंत में आकर के लगभग 20 से 21% लोग अपने टिकट कैंसिल कराते थे। तो उस कारण से क्या होता था कि अब जो जेन्युइन लोग होते थे वो लोग रिजर्वेशन नहीं करा पाते थे, या उनको एंड में ज्यादा तत्काल के चार्जेस दे करके बुक कराना पड़ता था। तो इसीलिए अब इसको कम कर दिया गया है। अब 1 नवंबर से ये इफेक्टिव है। अब आप 60 दिन पहले ही अपनी जर्नी डेट से 60 डेज एडवांस में आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, लोगों के लिए इसमें बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। आइए आगे आते हैं। फिर देख रहे हैं हम, कांदा एक्सप्रेस चलाई जा रही है। कांदा का मतलब जानते हैं क्या होता है? हमारी तरफ तो कांदे को मतलब प्याज बोला जाता है। कांदा महाराष्ट्र साइड में ना मेनली कांदा बोलते हैं इसको। तो कांदा मतलब प्याज एक्सप्रेस, ट्रेन का ही नाम रखा गया कांदा एक्सप्रेस। 1600 मीट्रिक टन कांदा माने प्याज लाया जा रहा है। नासिक से लेकर के आया जा रहा है इधर नई दिल्ली में, क्योंकि फेस्टिव सीजन है। इसमें क्या होता है ना, प्याज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है और प्याज के दाम भी बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, इस सीजन में कांदा एक्सप्रेस चलाई जा रही है, ताकि प्याज के दाम सरकार कंट्रोल कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्याज जो है अफोर्डेबल दाम पर मिल जाए, प्याज की कालाबाजारी ना होने पाए। तो सरकार खुद से ट्रेन चला रही है ये। ठीक, अभी और साथ ही ये नई दिल्ली में अभी इसने शुरुआत करी है। सरकार का कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि हम लखनऊ में भी और वाराणसी में भी, इन सब जगहों पे भी कांदा एक्सप्रेस चला पाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभी ये महाराष्ट्र से ला रही है, तो ये आपका नासिक से लेकर के आती है ये प्याज। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की, अच्छा चलिए, ट्रेनों की बात हो रही है तो एक चीज करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे लंबी ट्रेन कहां से कहां तक चलती है? आपके मन में शायद एक बात आए कि ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चलती होगी। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कितनी कितनी दूर का रास्ता है? तकरीबन 3200 किलोमीटर का, अगर बिल्कुल सीधी रेखा खींचे तो। थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो आप 3500, 3600, 3700 किलोमीटर तक आ पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो है ना, वो असम के डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक चलती है। असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4216 किलोमीटर की लेंथ कवर करती है, 4216 किलोमीटर की लेंथ कवर करती है। और इसका नाम है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। तो ये जो विवेक एक्सप्रेस है ना, ये डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, ये यहां की ट्रेन है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं, इंडिया फर्स्ट सेल्फ ऑपरेटेड एयर क्वालिटी टेस्टिंग सेंटर ये कहां पर किया गया है? देखिए, आपने कभी कभी आप अपने शहर के बड़े बड़े चौराहों पे जाओगे ना, तो आप देखोगे वहां पर एयर क्वालिटी मीटर लगा रहता है। उसमें दिखाता है कि कितने AQI चल रहा है आपके शहर का। तो अभी क्या करा गया है, केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में वहां का जो रेलवे, वहां का जो एयरपोर्ट है, वहां पर एक एयर क्वालिटी मशीन लगाई गई है। और वो ऑटोमेटिक है, मतलब उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए। उसमें सोलर पैनल लगे हैं, वो अपने आप ही चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि सोलर पैनल को अलग से एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती है। और वो उसी से ही एयर की 24 आवर्स पर मॉनिटरिंग करते रहेंगे और शहर का AQI दिखाते रहेंगे वहां पर। ठीक, ये कहां पर आ रहा है? ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम, ये यहां आ जाएगा, केरल का तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। SECL जो है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, इसने क्या किया है, इसने अमृत फार्मेसीज की बात करी है। अमृत फार्मेसीज क्या है? अमृत है बेसिकली, AMRUT। ये अमृत फार्मेसीज है। ओके, तो ये क्या है? इसकी शुरुआत जो करी गई है अमृत फार्मेसीज की, देखिए सन 2015 में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुरुआत करी थी अमृत फार्मेसीज की। इन फार्मेसीज में क्या होता था, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं
जो हार्ट से रिलेटेड दवाएं हैं, कैंसर से रिलेटेड दवाएं हैं, ये बाहर ना बहुत महंगी बिकती थी। और साथ में सिर्फ दवाएं नहीं, अगर आप हार्ट के स्टंट्स की बात करें, हार्ट में जो स्टंट लगते हैं ना, वो 1,10,000, 1,30,000 ऐसे आते हैं। तो सरकार ने बोला कि हम इसको ना अमृत फार्मेसीज में इसको बहुत ही कम दाम पे हम इसको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। यानी जो 1,10,000 की चीजें होती थी ना, वो 5,000, 8,000, 12,000, 15,000 ऐसे उसको अवेलेबल कराने की कोशिश करी गई। तो ये अमृत फार्मेसीज होती हैं। तो देश में बहुत ज्यादा नहीं थी अभी तक, ये 212 थी पूरे देश में। तो आप सोच रहे होंगे 212 तो बहुत है। अरे नहीं साहब, आपको पता है सिर्फ उत्तर प्रदेश में गांव कितने हैं? 1,06,000 गांव है उत्तर प्रदेश में। अब आप सोच लीजिए कि हमें लगता है सतही तौर पर कि 200 बहुत हुई है, नहीं होती है। तो अभी क्या है, 212 थी। अब एसईसीएल ने बोला है कि 4 हम भी खोलेंगे और हम ऑपरेट करेंगे उनको। तो अब 216 अमृत फार्मेसीज हो जाएंगी। कब से शुरुआत हुई अमृत फार्मेसीज की? सन 2016 से। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं जी अगले पे। अभी देखिएगा फेमिना मिस इंडिया 2024, देखिए ये क्या है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, कल ही फेमिना मिस इंडिया चुन ली गई हैं। फेमिना मिस इंडिया की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी सन 1964 से। तो अभी ना 60 साल पूरे हो रहे हैं। 1964 से लेकर के अभी तक की, 1964 से 2024 तक की 60 इयर्स कंप्लीट हो गए। तो 60th एनिवर्सरी पे उन्होंने एक अपना गाना भी निकाला है। उस गाने का नाम है राइज ऑफ द क्वीन। राइज ऑफ द क्वीन, एक क्वीन का राइज, राइज ऑफ द क्वीन इन्होंने अपना एक एंथम टाइप का निकाला है। तो इस बार का देखो होता क्या है ना, इसमें 30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज लेकर के, मतलब यूनियन टेरिटरीज और राज्यों से 30, हर एक राज्य से एक और यूनियन टेरिटरी 2-3 मिलाकर के एक, ऐसे करके लेते हैं। एक एक महिला को चुना जाता है वहां से, और उसके बाद उनको 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी बॉडी ग्रूमिंग, कैसे चलना है, बैठना है, क्या एटिकेट्स होते हैं, सब कुछ। और फिर कंपटीशन होता है उनका। तो उसमें फिर एक चुनी जाती है भारत से, फेमिना मिस इंडिया बनती है वो। और फिर वो भारत को मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करती हैं। भारत अब जो फेमिना मिस इंडिया होंगी वो आगे जाकर के अब क्या करेंगी, मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये इसकी अब की बार कौन बनी है, निकिता पोरवाल, और ये मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं निकिता पोरवाल। ये बन गई हैं इस बार की फेमिना मिस इंडिया। ध्यान रखना, देखो फेमिना मिस इंडिया जो है ना, इसकी शुरुआत 1964 से हुई है। इसकी शुरुआत 1964 से हुई है। मिस इंडिया की अगर मैं बात करूंगा ना, तो वो 1947 में पहले थी। कैलकाटा की एक थी एस्थर अब्राहम। एस्थर अब्राहम नाम नोट कर सकते हो आप, एस्थर अब्राहम। ये थी कैलकाटा की, वो वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स ने शुरुआत कराई थी उसके लिए 1947 में। फिर 1952 में इंद्राणी रहमान, जो आपने नाम सुना होगा, इंद्राणी रहमान डांसर भी रही हैं, क्लासिकल डांसर बहुत फेमस, वो भी बनी थी मिस इंडिया। हालांकि फेमिना मिस इंडिया नहीं थी। बोलेगा फेमिना मिस इंडिया कब से हुआ है, तो वो फेमिना मैगजीन हुआ करती थी महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत पॉपुलर थी। इनफैक्ट सिर्फ मुंबई में ही आया करती थी मेनली। तो टाइम्स ग्रुप की मैगजीन थी, 1964 में 1960s में चलती थी फेमिना मैगजीन। उसने शुरुआत करी थी फेमिना मिस इंडिया, वो 1964 से हुआ, वही अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, ये है इसका थोड़ा सा इतिहास। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स जरूर लीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम पे आप जाएंगे ना, तो आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे हमारे सारे। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर देखिए इंटरनेशनल अभिधम डे। ये हम लोग, ये कौन सा धर्म चल, देखो अभिधम का मतलब आप जानते हो। अभिधम का मतलब ना क्या होता है, अभिधम पिताका मालूम है ना आपको, बुद्धिज्म की एक लिटरेचर होती है अभिधम पिताका। देखो तो होता क्या है, अश्विन मास की जो ये होती है, अश्विन मास की जो शरद पूर्णिमा होती है, इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध जो हैं, ये हेवन से नीचे उतरे थे। ऐसा मानते हैं कि वो हेवन गए थे, क्योंकि उनकी मदर जो महाप्रजापति गौतमी थी, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो हेवन में दोबारा जन्म लिया उन्होंने, उनकी माता ने। तो वो हेवन गए थे, उनको बुद्धिज्म की फिलॉसफी समझाने के लिए ऐसा मानते हैं कि वो हेवन में गए थे। वहां उन्होंने देवताओं को भी उन्होंने, और जो बौद्ध आत्माएं हैं उनको भी उन्होंने ज्ञान दिया, महात्मा बुद्ध ने। और फिर वो शरद पूर्णिमा के दिन नीचे आए थे, धरती पे आए थे। उसी दिन को इंटरनेशनल अभिधम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मोदी जी ने इसका अनावरण भी किया था। और अभी हाल ही में बुद्धिज्म से रिलेटेड एक और न्यूज क्या है कि अभी हाल ही में पाली भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, एक और बात देखो यार, कुछ तो है शरद पूर्णिमा में, क्योंकि आप देखिए हमारे वहां, आपके वहां भी होता होगा ये चीज ना, खीर बनाते हैं, खीर बना के उसको छत पे रखते हैं, कहते हैं इस रात अमृत बरसता है, और यही इस रात ऊपर से आसमान से अमृत बरसता है। सेम कहानी आप देखिए बुद्धिज्म में भी है, कहते हैं इस रात भगवान बुद्ध धरती पर आए थे। तो हर रिलीजन में देखिए कुछ ना कुछ समानताएं हैं, मतलब ये पॉइंट एक जगह के किसी एक चीज पे करती हैं ये। अच्छा, तो ये क्या हो गया, अभिधम डे ये आ गया बुद्धिज्म में। फिर देखते हैं हम आगे आ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती जो है वो हम कब मनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती कौन है, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि वही है जिन्होंने रामायण लिखी है। और जो भगवान इनके भगवान राम के जो बेटे थे लव और कुश,
ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो कानपुर में बिठूर नाम की जगह है, वहां उनका आश्रम हुआ करता था। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाता है शरद पूर्णिमा, अश्विन महीने की जो शरद पूर्णिमा होती है उसी दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, और आगे आते हैं। सिल्वर मेडल देखिए, अभी मेंस ट्रैप इवेंट चल रहा है, मतलब शूटिंग इवेंट। अभी देखिए मेंस जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा था, आपको याद होगा, पेरू में, उसकी कैपिटल लीमा है वहां पर। अब मेंस वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। तो पहले जूनियर था, अब जूनियर की जगह अब सीनियर शुरू हुआ है। तो शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें हमने सिल्वर मेडल जीत लिया। कौन से कैटेगरी में किसने जीता है, तो विवान कपूर, इन्होंने अभी जीत लिया है। और किस कैटेगरी में जीता हुआ है इन्होंने, एक तो विवान कपूर ने सिल्वर जीता, दूसरा अनंतजीत सिंह और नरूका, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो ब्रॉन्ज किस इवेंट में, स्कीट इवेंट में जीता। ट्रैप इवेंट, स्कीट इवेंट, डबल ट्रैप, ये स्कीट इवेंट। अब आप कहोगे स्कीट इवेंट क्या होता है सर, देखो साहब, स्कीट इवेंट क्या होता है, आपको याद होगा, एक फोटो दिखाने जा रहा हूं, आपको अरे ये तो हमने भी खेला है। आपको एक चीज दिखाता हूं, याद आया ये याद है किसी को, ऐसे इधर से चिड़िया उड़ती रहती थी और ऐसे हम बंदूक लेके बैठते थे और ऐसे ऐसे शूट करने की कोशिश करते थे, कुछ याद आया। इसी गेम में आप याद करो, जो मिट्टी की डिशेस आती थी, एक इधर से उड़ के आती थी, एक इधर से उड़ के आती थी, और दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती थी और आपको उनको शूट करना होता था। उसी को स्कीट इवेंट बोलते हैं। तो आज भी ये इवेंट होता है, एक्चुअल में सच में इवेंट होता है। इसमें आप क्या करते हो, इधर उधर से उड़ के आती हैं और आप उनको शूट करने की कोशिश करते हो, उसको स्कीट इवेंट बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये अनंतजीत सिंह नरूका ने ब्रॉन्ज आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज जीता, ये स्कीट इवेंट में। आप टेंशन ना लेना, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जब खत्म होगा ना, हम एक टेबल में कौन जीता क्या जीता ये हम एक टेबल में बता देंगे, तब तक लोड मत लेना इसके लिए, ठीक है। अच्छा, फिर पहली बार मिस इंडिया कंटेस्ट कब हुआ था, देखिए यहां पर 1964 नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था, इट इज 1947। पहली बार थी एस्थर अब्राहम, एस्थर अब्राहम, ये पहली बार में बनी थी ये, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इंडिया की पहली सेल्फ पावर्ड सोलर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जो अभी आपको बताया ना तिरुवनंतपुरम में लगी है, तो उसका नाम पता है क्या है, पावन चित्र, ये आ जाएगा पावन चित्र, ये इसका नाम रखा गया है, ठीक है। आइए, अच्छा चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ए और सी सिमिलर ऑप्शन हो गए, हालांकि चेंज होना चाहिए ये, इसको खाली पवन लिख लीजिए यहाँ पर खाली बस। चलो फिर देखते हैं, इंडिया का पहला सेल्फ पावर्ड, और ये तो हो गया भाई। फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया में कौन सी है, तो फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया की पता है कौन सी है, ट्रेन 18, हिंट भी दे दिया। आप सोचो, ये स्टैटिक जीके है, जो आपको उस वाली ट्रेन वाली न्यूज से मैं बता रहा हूं, तो कांदा एक्सप्रेस वाले से स्टैटिक जीके चल रही है ये। तो फास्टेस्ट ट्रेन जो भारत की है ना, वो है कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पुराना नाम क्या है, ये हमारे देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसी का पुराना नाम T18 माने ट्रेन 18 है। और ये इसकी रफ्तार क्या होती है, इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड होती है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन को बोला जाता है। 18 महीने में इसको बनाया गया था, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसको बनाया है, फिर इसका नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया था। पता है ट्रेन 18 क्यों रखा गया था, क्योंकि इसको बनाने में 18 महीने लगे थे एग्जैक्ट। फिर देखिएगा, तमिल लैंग्वेज को स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज कब दिया गया, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था 5 नई भाषाओं को, याद है ना। तो वो आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, वो कौन सी 5 भाषाएं थी जिनको ये दर्जा दिया गया था। इसमें एक भाषा पाली भी थी, याद आया, पहले 5 थी फिर 6 भाषाओं को और दिया गया, तो कुल मिला के अब 11 हो गई हैं। तो ये कौन सी भाषाएं हैं जिनको ये दर्जा दिया गया है, पहले 6 थी, 5 और कर दी गई। तो पहला बार सबसे पहली भाषा थी 2004 में दिया गया था तमिल को, 2005 में दिया गया था संस्कृत को। मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी किन भाषाओं को दिया गया है इस समय, ये सब लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा, अभी किन भाषाओं को दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज अब कितनी हो गई, वी नो द आंसर, इट इज 11 हो गई है ये। फिर देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल अभिधम डे का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये है बुद्धिज्म की जो हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करके रखा जाए, क्योंकि इस दिन माना जाता है भगवान बुद्ध धरती पर पधारे थे। महर्षि वाल्मीकि को क्या बोला जाता है, ये क्या हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि को बोलते हैं आदि कवि, कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को, ठीक। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी वाल्मीकि जयंती थी और इन्होंने रामायण लिखी है, ध्यान रखना रामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, ठीक है। फिर देखते हैं कौन सा मेजर अवार्ड एमएफ हुसैन ने रिसीव किया। देखो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना अभी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज अभी आई है। वो न्यूज क्या है, एक एक महिला है, एक महिला क्या, एक 25 साल की एक लड़की है, इनका नाम है दिस वन अदिति आनंद। तो अदिति आनंद ने क्या किया है, यूके में एक विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है, वो एक ना पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराता है।
तो उन्होंने क्या किया, उस पेंटिंग कंपटीशन में उन्होंने वो जीती भी, उसको जीती क्या, उनको रिकॉग्निशन मिला कि अपकमिंग आर्टिस्ट का उनको रिकॉग्निशन दिया गया। और उन्होंने जो पेंटिंग बनाई, उनकी पेंटिंग का नाम था मैरीगोल्ड। उस मैरीगोल्ड को 1 साल के लिए विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि उस म्यूजियम को ना, वो म्यूजियम वर्ल्ड फेमस म्यूजियम है ये। और उनकी उन्होंने उस मैरीगोल्ड पिक्चर के अंदर ना चाइल्ड लेबर को दर्शाया है, चाइल्ड लेबर का पेन दर्शाया है। मैरीगोल्ड मतलब होता है गेंदे का फूल। तो ये किसको मिला, तो यहां पर आ जाएगा, ये किसको मिला है, ये अदिति आनंद को इस बार ये विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है, इसको वीएनए म्यूजियम बोलते हैं। इस म्यूजियम में इनकी एक पेंटिंग रखी जाएगी 1 साल तक की, और उस पेंटिंग का नाम है मैरीगोल्ड। तो अब देखिए, अब इसी से एक थोड़ा सा एक स्टैटिक जी के निकालते हैं। एक बहुत फेमस पेंटर है, इनको काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहे थे, क्योंकि इनको फिर इन्होंने बहुत खराब काम भी किया था। इन्होंने देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें इन्होंने बनाई थी। तो इन्होंने आज़ादी के, मतलब विचारों की आज़ादी के नाम पे कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए ये। तो इनको फिर जो हिंदू आउटफिट्स थे इंडिया के, उन्होंने फिर कस के इनको फिर राइट टाइम करा गया था इनको। तो फिर ये देश छोड़ के भाग गए थे फिलहाल। तो इनको अवार्ड भी मिला है, इनको पद्म विभूषण, मतलब ये मिलने के बाद इन्होंने ये काम किया था। ऐसा नहीं कि ये काम कर दिया उसके बाद इनको ये अवार्ड दिया गया, नहीं। तो तब से फिर ये लंदन में छुप गए थे जाकर के। अच्छा, तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे आपको क्या करना है, आप मुझे एमएफ हुसैन की 2 सबसे फेमस पेंटिंग्स बताएंगे, और फिर आप ये बताएंगे इनको पद्म विभूषण कब मिला है। ठीक है, आइए। अच्छा, फिर देख रहे हैं पहली इंडियन मिस वर्ल्ड कौन बनी है। प्यारा सवाल। देखो, पहली इंडियन मिस वर्ल्ड मतलब वो कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया, वो पहली महिला कौन सी थी, ध्यान से सवाल सुनिएगा, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया जीता, और फिर आपको पता है वो लोग मिस वर्ल्ड में कॉम्पीट करती हैं जाकर के, फिर वो मिस वर्ल्ड भी बनी। तो वो पहली कौन सी ऐसी महिला थी जिन्होंने पहला फेमिना मिस इंडिया जीता और फिर आगे जाकर के वो मिस वर्ल्ड भी बनी, तो उनका नाम क्या आ जाएगा। वेल, इट इज 1966 में रीता फारिया, ये पहली इंडियन मिस वर्ल्ड थी ये। ठीक है, द आंसर इज रीता फारिया। क्लियर, चलिए, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया आप लोगों के संग बातें शातें करके, और समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया आज हम लोगों को, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन आज ज्यादा थे। ठीक, चलिए, तो ऑल द बेस्ट, कैसा लगा जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अब हम लोग अगले उसमें, और वो हल्ला बोल वाला इवेंट जरूर देखिएगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी गुड, ये कल रात में हो चुका है ये इवेंट। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।